तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू के नगरोटा में किस चीज का संग बुनियाद रखा? देखिए वर्षिता, बिल्कुल जम्मू कश्मीर सरकार की ये कोशिश है कि हर एक वो विकास कार्य या फिर ऐसी चीजों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। खासतौर पर जैसे आज नगरोटा में एक व्हीकल टेस्टिंग सेंटर का जो है वो शुभ आरंभ, मैं कहूंगा बुनियाद यानी एक फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है। ये सेंटर बनाने का मकसद ये है कि तमाम गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग होगी और जो भी गाड़ियां चेक होके फाइनली जिन्हें अप्रूवल मिलेगा वही गाड़ियां जो है वो सड़क पर चलेंगी। बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं, अगर उस गाड़ी में कोई डिफेक्ट है या कोई फॉल्ट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, वो गाड़ी की जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है, इन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जाएगा। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, एक बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार आए दिन जम्मू कश्मीर की अगर आंकड़ों की बात करें तो हर दिन कहीं ना कहीं सड़क हादसे होते हैं। तो सड़क हादसों के कारण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो या फिर कश्मीर डिवीजन हो। तो नगरोटा में इस तरीके, क्योंकि नगरोटा पॉइंट को इसलिए चुना गया क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को ये कनेक्ट करता है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी साझा की कि इस तरीके का सेंटर जो है वो वहां पर उन्होंने खोला है ताकि 6 महीने के भीतर अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसमें तमाम जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियों की जो है वो प्रॉपर उन्हें चेक किया जाएगा और उन्हें जब क्लियरेंस जो है वो दी जाएगी कि ये गाड़ियां अब रोड पर चलने काबिल हैं या इनकी फिटनेस नहीं है, तो तमाम तरह की ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम जो है वो सरकार का माना जा रहा है। हालांकि ये किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो टाई अप करके ये चलाया जा रहा है, तो अपने आप में एक वेलकम स्टेप है। और खासतौर पर सड़क हादसों में रोक लगाने के लिए कि सड़क हादसे कम से कम हो या बिल्कुल जीरो फिगर हो सड़क हादसों का, कीमती जाने जो है वो बच सके। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई यंगस्टर, कई युवा, कई लोग अपनी जान जो है इस हाईवे पर जो है वो किसी न किसी हादसे में, चाहे वो कार एक्सीडेंट में या किसी न किसी हादसे में, तो कई बार जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये पता चलता है कि गाड़ी का फिटनेस नहीं था प्रॉपर, इस गाड़ी की लाइफ खत्म थी या फेक गाड़ियां जो है वो चलती है। तो इन सब चीजों की रोकथाम के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है और वेलकम स्टेप है, जिसका जो है वो आज उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, नींव उसकी रखी है और जल्द ही उम्मीद है कि ये बनकर जब तैयार होगा तो इसका लाभ जो है वो लोगों को मिल पाएगा। साथ ही में राही ये भी जानना चाहेंगे कि नाअहल गाड़ियां जो है उनको सड़क पर चलने की क्या कुछ पॉलिसी रहेगी? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तौर पर जैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई अपनी गाड़ी लेता है तो उस गाड़ी की एक लाइफ होती है कि आपकी गाड़ी 10 साल, 15 साल या 20 साल या जो भी रहता है उसकी प्रक्रिया। तो ऐसे में उन गाड़ियों को खास तौर पर जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटर बना रहे हैं इसमें बाकायदा गाड़ियां चेक होंगी। तो अगर उनकी जो गाड़ियों की लाइफ है अगर वो कम है या फिर उनकी वो समाप्त हो चुकी है, वो मशीन जो है उस सेंटर में चेक किया जाएगा कि ये गाड़ी चलने काबिल है या नहीं है। क्या अगर इस तरीके से इस पर जब रोकथाम होगी तो इसमें ना केवल सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें ट्रैफिक विभाग या जो ट्रैफिक पुलिस है उनका भी कहीं ना कहीं इस पर उन्हें भी इस चीज का एक जो है पुशअप मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन गाड़ियों को कंट्रोल करना लगातार आए दिन जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में इन सब चीजों को नोटिस किया जा रहा है। तो सरकार भी चाहती है, खासतौर पर जो मेन सरकार का मोटो है इन सेंटर्स को बनाने का, वो ये है कि कीमती जानें बचाई जा सके। तो इसके रिलेटेड इस सेंटर में जो भी सुविधाएं होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही सब चीजें हो पाएंगी। तो ऐसे में ये एक बड़ा कदम है। जी राही, और मेन मकसद क्या होगा इस इनिशिएटिव का, ये भी जानना चाहते हैं, इस पे थोड़ी सी तफसील डालिए। देखिए वर्षिता, मेन जो इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल दरबार जो है वो जम्मू में है और उमर अब्दुल्ला आजकल जम्मू में ही हैं, तो लगातार सीएम के जो भी इस दौरान जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट कार्य हैं, हालांकि जम्मू डिवीजन के अंदर डिफरेंट एरियाज में, जैसे कल भी एक बड़ा इवेंट था, तो लगातार लोगों की जो डिमांड्स हैं खासतौर पर जम्मू की तरक्की के लिए और खासतौर पर उन चीजों पर फोकस किया जा रहा है कि आप जो है मान लीजिए अगर गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो अगर किसी गाड़ी का सड़क हादसा हो जाता है तो उसमें लाजमी है कि किसी की कीमती जान जाएगी। तो खासतौर पर सरकार का ये मोटो है, ये मकसद है, सरकार चाहती है
कि जान से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, यानी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो उन जानों को जो है वो बचाया जाए, तो इस तरीके का इनिशिएटिव ये कारगर साबित होगा। तो अब देखना यह है कि जब ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद एक एहतियातन तौर पर इसकी एक बहुत ही अच्छी सुविधा लोगों को लिए मिलेगी, और सब लोगों के लिए एक अवेयरनेस भी ये चीजें बताई गई हैं कि आप अपनी गाड़ी की वहां पर जो जांच करवा सकते हैं, ताकि उस लोगों को ये भी पता चले कि इसकी लाइफ जो है वो कितनी है। और जो गाड़ियां मतलब कि उसमें नहल हो चुकी हैं या उनको जो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो उन गाड़ियों की रोकथाम के लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है। एक अहम सवाल राही जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि सीएम ने भी इस हवाले से मीडिया से बात की है, तो क्या कुछ कहना था उनका जो ही उनने मीडिया से बात की है? देखिए, उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की है उसमें ये चीज मेंशन किया है और इसी चीज पर जोर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के आंकड़े हैं ईयरली, आप मंथली भी कहिए, तो बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं, कई लोग अपनी जान गंवाते हैं सड़क हादसों के बीच में। तो इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसे सेंटर्स का इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं। आज इसकी जो बुनियाद जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो नींव रखी गई है, ताकि इसका भरपूर लाभ जो है वो मिल सके। और खासतौर पर जिंदगी जो है, खासतौर पर आजकल जो युवा पीढ़ी है, हर किसी के पास गाड़ी है, बाइक है, तो ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए ये सबसे बड़ा जो है वो कदम है। और खासतौर पर सीएम ने भी इसी चीज को लेकर जोर दिया, ताकि आने वाले समय में इन सब चीजों को जो है वो रोकथाम हो सके। तो ये एक इनिशिएटिव था। राही, जैसा आप कह रहे थे कि गाड़ियों की जांच भी होगी और लाजमी है और बहुत ही जरूरी भी है, तो कैसे इस इनिशिएटिव से गाड़ियों की जांच की जाएगी? देखिए, लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्य कर रहा है। चाहे वो वायलेटर हो, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, या फिर उन्हें जिस तरह से जानकारियां मिलती हैं कि कौन सी गाड़ियां सड़क पर चलने वाली हैं, कौन सी नहीं चलने वाली है, हालांकि वो सब चीजें एक प्रोसेस है, लेकिन इस सेंटर से भरपूर लाभ मिलेगा। आज सीएम के साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री जो सतीश शर्मा है वो भी साथ में थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनके साथ में थे। तो ये सबके जो है वो सहमति से सब एक एनालिसिस करके एक डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके और आने वाले समय में उन गाड़ियों को जो है रोकथाम की जा सके, जो गाड़ियां सड़क पर चलने से एक घातक साबित हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। नाजरीन, आपको बताते चले, माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने आज सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बकाया मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कमेटी ने साफ वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा तनाजा और एहतजाज शुरू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सुखबीर सिंह मंकोतिया ने बताया कि कई जम्मू के तंजीमों ने इस एहतजाज की हिमायत की है। जैसे कि आपको मालूम है कि अपनी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक कॉलेज चलाया जाता है, जो कि सनातन धर्म द्वारा जो भेंट वगैरह चढ़ती हैं अपने माता वैष्णो देवी मंदिर में, उसके द्वारा स्पॉन्सर, उसकी डोनेशन से चलता है। वहाँ पे कुछ एक एडमिशंस का मुद्दा आया, जिसमें 50 टोटल वैकेंसीज निकाली गई, और उन वैकेंसीज को जो अच्छे मेधावी छात्र हैं सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्यों उसको गुप्त रखा गया, इसके बारे में हम तो नहीं कुछ भी कह सकते हैं, या आप मीडिया के लोग अच्छे तरीके से इसकी छानबीन कर लोगे कि क्यों रखी गई। लेकिन 50 में से 42 वैकेंसी एक ही समुदाय विशेष को दी गई, जो कि हमारा ये नहीं होना, हमें चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो उससे हम बहुत आहत हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे, माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने आज सहाफियों से बातचीत की है, क्या कुछ कहना था उनका, ये जानना चाहेंगे। लगातार विवाद अब बढ़ता जा रहा है, लगातार हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाला जो मेडिकल कॉलेज था, इसकी जो 50 सीटें थी, फर्स्ट बैच जो एमबीबीएस डॉक्टर्स का बढ़ाया जाना था, उसमें 42 सीटें जो है वो मुस्लिम छात्रों को मिली हैं, जबकि 7 सीटें हिंदू छात्रों के पास है और 1 सीट सिख छात्र के पास है। तो इस चीज का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जहां प्रदर्शन कर रहा था, और आज माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने भी जम्मू में एक प्रेस वार्ता की है, और प्रेस वार्ता करने के बाद ये कहा है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में परिणाम इससे भी घातक हो सकते हैं। यानी उन्होंने ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि ये प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। आज एक प्रेस वार्ता जो प्रेस क्लब में वहां पर उन्होंने की, और मीडिया
मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ये सारी जानकारी जो है उन्होंने साझा की है, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो मुहिम एक हिंदू संगठनों की तरफ से चलाई जा रही है कि माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है वो हिंदुओं के पैसे से चलता है, वहां पर हजारों लोगों की आस्था है माता के प्रति, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावा होता है और उस चढ़ावे से बनाया गया मेडिकल ये जो कॉलेज है, तो उसमें इस तरीके से अगर 90% अगर जो सीट्स हैं वो अगर एक विशेष समुदाय को दी जाएंगी तो हम इसका ऐतराज करेंगे। यानी ये प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि परसों भी बजरंग दल ने जब प्रदर्शन किया था तो राजभवन की तरफ मार्च किया था, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका था। तो संघर्ष समिति ने भी आज ये प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में ये कहा कि अगर सरकार इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई अपना स्टेटमेंट या अपना पक्ष नहीं रखती है, तो हम इस प्रदर्शन को एक बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। तो हालांकि फर्शिता एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से या एलजी प्रशासन की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया ठोस तरीके से सामने नहीं आई है। बहरहाल प्रदर्शन जारी है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसको लेकर तमाम जो है वो सियासत भी गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम ने भी इसको लेकर जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था, उमर अब्दुल्ला ने भी दिया कि इसको एक रिलीजियस तौर पर उस शिक्षा को ना देखा जाए। हालांकि अपने अपने सब लोग विचार रख रहे हैं। बहरहाल हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमें कदा भी बर्दाश्त नहीं है, तो इसको लेकर जो है आने वाले दिनों में प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। और आज संघर्ष समिति ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के साथ बातचीत की है। जी वही राही ये भी जानना चाहेंगे कि कमेटी ने कुछ वार्निंग भी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, ये जानना चाहेंगे। देखिए फर्शिता, उन्होंने आज एक चेतावनी भी दी है सरकार को कि सरकार इस पर जो है वो तुरंत एक्शन करे या जो भी, हालांकि जो हिंदू संगठन है वो मांग कर रहे थे कि इस लिस्ट को रद्द किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, यानी हमारा प्रदर्शन जो है वो बड़े लेवल पर होगा तो उसकी जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी दी है, ये रिटायर्ड कर्नल थे जिन्होंने ये आज स्टेटमेंट जो है वो दिया है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या कुछ सरकार की तरफ से एक इस पर क्या कोई रणनीति बनाई जाएगी, ये देखना बात की बात है, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी। जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना था कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया का? देखिए, जो रिटायर्ड कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया हैं, उन्होंने इसको बेबाकी से उठाया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को और भी संगठन, हिंदू संगठन उठा रहे हैं तो हम उनके साथ प्रतिभागी हैं, यानी हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। यदि इस तरीके का अगर इस सूची को रद्द नहीं किया गया तो प्रदर्शन इसके आगे बढ़ सकता है और जो भी कोई संगठन प्रदर्शन करेगा हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। और सरकार को उन्होंने जो है सचेत किया है, सरकार से ये मांग की है कि सरकार इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करे या कोई अपनी प्रतिक्रिया दे और इस सूची को रद्द किया जाए या इस पर जो विचार विमर्श हो, ताकि इसके ऊपर कोई बयान जो है वो सरकार जारी करे और जो 90% जो मुस्लिम छात्रों को जो ये सीटें दी गई हैं उन्हें कन्वर्ट करके हिंदू छात्रों को वहां पर सीटें मिलनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी है। बहरहाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस जो बयान है वो अभी तक नहीं आया। आखिर में एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे राही, वो ये है कि जम्मू की जो तंजीमें हैं उनने इस एहतजाज की क्या हिमायत की है? देखिए, बिल्कुल ये अब इसे अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग भाजपा पर भी निशाना साध रहे हैं, कुछ लोग एलजी प्रशासन पर भी साध रहे हैं। जो हिंदू संगठन है जो भाजपा के पक्ष में थे या जिन लोगों की श्राइन बोर्ड के प्रति जो है वो नाराजगी है, वो लोग लगातार आड़े हाथों श्राइन बोर्ड को ले रहे हैं। हिंदू संगठन इससे जो है वो बेहद नाराज है। बहरहाल जो कटरा के कुछ लोग हैं, कुछ समिति हैं, जैसे बारीदार एक कम्युनिटी है, उसके बाद कटरा में और भी जो समुदाय हैं खास तौर पर, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन को बजरंग दल और वीएचपी ने शुरू किया था, तो अब ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार इस तरीके की स्टेटमेंट्स। हालांकि आज हर्षदेव सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस पर उन्होंने, हालांकि उनका थोड़ा पॉलिटिकल एंगल था तो उन्होंने भाजपा पर इसको लेकर निशाना साधा है। तो लगातार इस तरीके की प्रक्रिया अब वो जारी है, लेकिन सरकार क्या इस पर फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही कपूर।
जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान हो चुका है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक प्री प्राइमरी की छुट्टी 26 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। क्लास 1 से 8वीं तक की छुट्टी 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक मुकर्रर की गई है। क्लास 9 से 12वीं तक की छुट्टी 11 दिसंबर से 22 फरवरी 2026 तक रहेगी। साथ ही डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों को नए स्केड्यूल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि इस हिदायत की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वादी कश्मीर में टेम्परेचर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत के और बढ़ने का इम्कान जताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक अगले 7 दिनों में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और कमी दर्ज की जा सकती है। वादी के कई इलाकों में कोहरा बरकरार रहने की उम्मीद है, जबकि जम्मू के कुछ मुनफरिद इलाकों में भी धुंध छाई रह सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्कु है। वहीं 2 दिसंबर को आसमान में बादल छा जाने और पहाड़ी इलाकों में दोपहर के वक्त हल्की फुल्की बर्फबारी होने का भी इम्कान है। इसके बाद 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मौसम दोबारा खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है। सर्दी का ये दौर और तेज होने वाला है क्योंकि कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू होने वाला है चिलाई कलान, यानी 40 दिनों की शदीद तरीन सर्दी का मौसम की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद चिलाई खुर्द 20 दिनों का और चिलबच 10 दिनों का शुरू होने वाला है। वाले दिनों में फिलहाल ड्राई वेदर जनरली रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक, और इस दौरान जो है 2-3 के दरमियान या इसी तरह 5-6 के दरमियान जो है थोड़ा सा फीबल WD से 1-2 अप्रोच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रह सकता है। बाकी जनरली ड्राई वेदर रहेगा और कमिंग डेज में ड्राई वेदर का फोकास को मद्देनज़र रखते हुए टेम्परेचर जो है फर्दर फॉल होने के चांस हैं लगभग 1-2 डिग्री और, तो -4 -5 तक भी जो है टच कर सकता है, खासकर एंडिंग नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के दौरान। तो ठंड जो है अब दिन ब दिन और बढ़ने के चांस हैं। बाकी पोल्यूशन लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और मॉर्निंग इवनिंग और उसमें जो शैलो टू मॉडरेट फॉग है, इसके कारण जो है विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पुअर हुआ है। तो बिल्कुल जो ट्रैवल करते हैं खासकर सुबह शाम लेट आवर्स में, तो वो जो है थोड़ा सा एहतियात करें और उसके बगैर जो है खासकर जो पोल्यूशन लेवल के कारण जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल सुबह शाम जो है अवॉइड करें खासकर ऐसे मौसम में। और उसके साथ साथ आज आप विंटर के ऑनसेट के साथ साथ दूसरा यहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है, आग के वारदात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स, गैस बेस्ड बुखारीज, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एहतियात से यूज़ करें और बिल्कुल अनअटेंडेड ना छोड़ें और उसके बगैर सोने से पहले लाजमन बंद करके सोएं। गांदरबल में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के टेम्परेचर में भारी गिरावट दर्ज की गई है जो -2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि सुबह का टेम्परेचर भी 0 से नीचे बना हुआ है। इस ठंड से आम जिंदगी काफी मुतासर हो रही है। रात में पारा 0 से काफी नीचे जाने की वजह से स्कूली बच्चों ने जिला इंतजामिया से जल्द विंटर वेकेशन करने का भी ऐलान किया है। जो है आप बखूबी खुद भी जानते हैं, कश्मीर में हम रह रहे हैं और कश्मीर में तो ये रूटीन है, बट इस बार जो है एक्सट्रीम, हम गर्मी के मामले में भी एक्सट्रीम चले गए और अब सर्दी के मामले में भी एक्सट्रीम लेवल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि नवंबर है, उसमें कोई शक नहीं है, वर्किंग आवर्स अभी भी अच्छे खासे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो नौनिहाल है, हमारे छोटे बच्चे, उनके लिए अब सुबह उठना 8 बजे 7 बजे उनको तैयार करना, इट्स वेरी हेक्टिक। उतना ही हेल्थ हज़ार्ड सबसे बड़ा है क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है काफी हद तक बढ़ गई है और इस में -3 -4 इवन अभी जो प्रेडिक्शन आया है कि अप टू -6 भी टेम्परेचर जा सकता है इन दिनों में। अगर -6 का ये हाल रहा तो सुबह उठ के फिर पेरेंट अगर बच्चे को तैयार करेगा और स्कूल के लिए भेजेगा, दैट इज वेरी हेक्टिक और मेरे ख्याल से वो बच्चे की सेहत के साथ एक खिलवाड़ है, बड़ा खिलवाड़।
जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, सुबह शाम दिन भर सर्दी ही होती है बहुत ज़्यादा। और जो छोटे छोटे बच्चे छोटे क्लासेस के हैं वो सुबह स्कूल आने के लिए मतलब उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे तो उठ भी नहीं पाते हैं सुबह। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं लोअर स्टैंडर्ड की क्लासेस हैं उनकी विंटर वेकेशंस करे, ताकि जो ये सर्दी है ये इसका सामना ना करना पड़े। खैर का तो भी फिर भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि लोअर स्टैंडर्ड की विंटर वेकेशंस करे। जो कि आज विंटर्स चल रहे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारे स्कूल में जब असेंबली होती है तो जो छोटे बच्चे हैं हम एक्सरसाइज करवाते तो वो कर नहीं पाती है जस्ट बिकॉज विंटर, जस्ट बिकॉज ठंड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, परेशानी होती है। हम सुबह जब निकलते हैं बस स्टॉप पे तब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मन करता है कि स्कूल नहीं आए लेकिन सिलेबस इनकम्प्लीट होता है इसीलिए। जहाँ तक इस वक्त सवाल है मौसम का, इतना बड़ा ठंड हो रहा है तो माजी के मुकाबले में, तो ये जो सरकार को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में वो सोचें कि चूंकि बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो चाहिए फ्री तौर सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में उसका जो गर्मी का इंतजाम है उसका चेकअप करें, उसको अच्छी तरह से देख लें ताकि बच्चे कुछ मतलब दिक्कत ना महसूस करें। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सबा अंसारी और गौहर मलिक जुड़ चुके हैं। गौहर, आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में आज सर्दी की छुट्टी को लेकर ऐलान कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कब से कब तक इस सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया है, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल फरिश्ता, आपको पता चले कि यहाँ पर कोल्ड वेव इस वक्त चल रही है कश्मीर वैली में। यहाँ पर सुबह शाम काफ़ी सर्दी लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, छोटे बच्चे महसूस कर रहे हैं। उस हवाले से यहाँ पर कल शाम को एक ऑर्डर आया था जिसमें केंद्रीय कार्टन जो क्लासेस है नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG और अपर KG, उनको यहाँ पर आज लास्ट डे था स्कूल्स में और कल यहाँ पर जो है कल से वो स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। और फिर आज यहाँ पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ से और एक नोटिस निकाली गई जिसमें यहाँ पर फर्स्ट से यहाँ पर जो है एक फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक यहाँ पर फर्स्ट से छुट्टियां होंगी और फिर 8th से 9th 10th 11th और 12th है उनकी छुट्टियां यहाँ पर 11th से आगे यहाँ पर छुट्टियां स्टार्ट होंगी। बराबर ये छुट्टियां जो है 28 फरवरी तक रहेंगे। हालांकि काफ़ी सर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस हवाले से यहाँ पर ये ऑर्डर निकाला गया है। सुबह सुबह जब यहाँ पर लोग नींद से उठते हैं तो काफ़ी सर्दी महसूस करते हैं, उस हवाले से छोटे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो अगर यहाँ पर उनको सुबह उठना पड़ता था और फिर वो सर्दी महसूस कर रहे थे। अगर स्कूलों में यहाँ पर हीटिंग का अरेंजमेंट होगा भी मगर फिर वो जब कमरों से बाहर निकलते तो दिन में भी काफ़ी सर्दी होती है तो बीमार होने का खतरा है। कहीं यहाँ पर जो चेस्ट प्रॉब्लम्स अक्सर रहती है, एलर्जी रहती है, जुकाम रहता है, उस हवाले से यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए अर्ली जो है विंटर वैकेशन की गई है। और उससे बड़े जो बच्चे हैं फर्स्ट से 8th तक उनको यहाँ पर फर्स्ट से यहाँ पर छुट्टियाँ होंगी और जो 9th 10th 11th और 12th है उनको 11th से लेके यहाँ पर आगे छुट्टियाँ कर दी गई है ताकि यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्दियों से वो बच सके। जी फरिश्ता। सबा, आपसे जानना चाहेंगे कि गांदरबल में भी कांपती हुई ठंड ने दस्तक दे दी है। ये जानना चाहेंगे कि रात के टेम्परेचर में कितनी ज्यादा दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि सर्दी की जो शिद्दत है उसमें हमें लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है और अब जो रात का टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है। गुज़श्ता रात भी -3.1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जिला गांदरबल का रिकॉर्ड किया गया और हर रोज हमें इसी तरीके का टेम्परेचर जो है वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर हम सवेरे की बात करें तो उस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो 0 से नीचे रहता है, यानी कि मनफी टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अगर हम बात बच्चों की या बुजुर्गों की करते हैं तो ये दो एज ग्रुप ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सर्दी की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं क्योंकि इनके बीमार होने के जो खतरे होते हैं वो ज्यादा रहते हैं और आसानी से ये बीमार जो है वो पड़ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और आज हमने इस हवाले से जब हमने बात भी करी थी कई पेरेंट्स से तो उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द खास तौर पर छोटे बच्चों की छुट्टियां होनी चाहिए, विंटर वेकेशन होनी चाहिए क्योंकि सुबह सवेरा उन्हें घर से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल जो है वो साबित हो रहा था। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि 10-11 बजे तक भी जो सन है वो जो सूरज है वो सही तरीके से नहीं निकला होता है और सुबह सवेरा जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है और बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग थी वो हालांकि 10 बजे थी लेकिन सुबह सवेरा उठना 8 बजे के करीब, फिर तैयार होना, फिर स्कूल पहुंचना, तो ये सारा एक जो हेक्टिक प्रोसेस था खासतौर पर बच्चों के लिए। लेकिन अब फाइनली अब जो एक ऑर्डर सामने आया है, विंटर वेकेशन हो चुकी है। खासतौर पर अभी फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं उनकी विंटर वेकेशन का ऐलान किया गया है और अभी हम देखेंगे कि 1 दिसंबर से जो 1 से लेकर 8 तक है और उसके बाद 11 दिसंबर से 9 to 12 की
की स्टूडेंट्स की भी छुट्टियां हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो अभी केजी क्लासेस में थे और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना वो कर रहे थे। जी और वहीं पेशवा ये भी जानना चाहेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कुछ बोला गया है, जिसने इन हिदायत पर अमल नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी देखिए बिल्कुल, आज जो एक ऑफिशियल ऑर्डर सामने आया जिसमें पूरी तरीके से डिटेल्स में जो है बात कही गई है। सबसे पहले छुट्टियों के हवाले से इस पर जिक्र किया गया है कि कल की जो डेट है 26 नवंबर से जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर जो केजी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, प्री प्राइमरी, उनकी छुट्टियां जो है वो कल से हो जाएगी। उसके अलावा जो फर्स्ट से लेकर 8th तक के बच्चे होंगे उनकी 1 दिसंबर से, और 9th से लेकर 12th तक के जो भी बच्चे रहेंगे उनकी छुट्टियां जो है वो 11 दिसंबर से देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में ऑर्डर में साफ तौर पर यह भी लिखा गया है कि अगर कोई भी स्कूल इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी ऑर्डर्स में जो भी डिटेल्स दी गई है सभी स्कूल्स का उनका प्रॉपरली पालन जो है वो करना है। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं उनसे भी उनको भी हिदायत दी गई है कि वो जो पूरा पीरियड रहेगा छुट्टियों का एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर कहीं पर भी इन छुट्टियों के दौरान बच्चों को अगर टीचर्स की जरूरत पड़ती है या फिर किसी भी हवाले से कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त टीचर्स जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और 20 फरवरी को उन्हें स्कूल में रिपोर्ट करना होगा जब छुट्टियां खत्म होगी। हालांकि बच्चों के लिए छुट्टियां 28 फरवरी को खत्म होगी, लेकिन टीचर्स को 20 फरवरी को ही स्कूल में रिपोर्ट करना होगा ताकि वो आने वाले सेशन की तमाम तैयारियां जो है उनको मुकम्मल कर सके। जी गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, सर्दी का तो दौर अब और शुरू हो गया और तेज भी होने वाला है। इसी ज़मन में आपसे जानना चाहेंगे कि चिलाई कलान भी आने वाला है। आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बहुत बताइए कि ये चिलाई कलान होता क्या है, कितने दिनों का होता है, साथ ही में चिलाई खुर्द क्या होता है और चिल बच कब तक रहता है? जी फरिश्ता, आपको बता दें चले कि चिलाई कलान जो ये विंटर का हार्श पीरियड होता है, यहाँ पर इसमें काफ़ी सर्दी होती है। तो ये 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 40 दिनों का ये पीरियड होता है। इसमें पहले 20 दिन होते हैं, यहाँ पर फिर अगले 10 दिन होते हैं और फिर और 10 दिन होते हैं। ये 40 दिन का हार्श पीरियड होता है। तो इसमें जो बच्चे चिलखरद जो है वो सबसे आखिर में होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पीरियड होता है 20 दिन का, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि अगर हम चिलाई कलान की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, मगर इस साल जो है पहले ही कुछ देर पहले ही बर्फबारी हुई थी। उस हवाले से यहाँ पर सर्द हवा है, उसमें वो शाम सुबह चलती है। हालांकि यहाँ पर सुबह लोग से उठते हैं तो नदी नालों की बात करें तो वो बिल्कुल जमे पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि गुलमर्ग की अगर हम बात करें मशहूर मुकाम की, वहाँ पर -4 के बीच यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो जिस वजह से यहाँ पर सुबह जो नल होते हैं या यहाँ पर झरने होते हैं वो बिल्कुल फ्रीज हुई होती है। तो उस हवाले से काफ़ी यहाँ पर ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि चिलाई कलान का पीरियड जो है ये काफ़ी हार्श पीरियड था। लोग पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं, लोग पहले से लकड़ियाँ लाते हैं, बुखारियों का इस्तेमाल जो होता है उसके लिए लकड़ियाँ लाती है, कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म मलबूसात जो है वो लाते हैं। तो काफ़ी हार्श पीरियड होता है। ये बिल्कुल 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है। हालांकि मगर इस साल जो कि यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर धूप निकलती है दिन में, उस हवाले से यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर सर्दी महसूस कर रहे हैं लोग। क्योंकि दिन में अगर धूप रहेगी तो रात को यहाँ पर जो खुला आसमान रहता है उसमें पूरा कोहरा लगा हुआ होता है, फिर रात को तो सुबह यहाँ पर काफ़ी सर्दी होती है, धुंध भी होती है। तो उस हवाले से यहाँ पर जो है लोग काफ़ी सर्दी महसूस कर रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर जो सर्दी से बचने के लिए जो इक़दाम थे वो उठाने शुरू कर दिए। हालांकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चौकस है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें गुलमर्ग वहाँ पर आते हैं उनके लिए गर्म मलबूसात का इंतजाम किया गया है, होटल्स की चेकिंग हो रही है, वहाँ पर सेंट्रल जो हीटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है। तो हर तरीके का इंतजाम यहाँ पर जो है वो किया गया। हालांकि यहाँ पर जो महकमे मौसमियात की जानिब से यहाँ पर 2 और 3 दिसंबर को बर्फबारी की पेशनगोई की है। उस हवाले से यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी, उस हवाले से यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट को भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अलर्ट कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो रोड से इनर लिंक से या गुलमर्ग रोड है वो उसको खोल दिया जाए। तो विंटर पीरियड जो है 21 दिन का जो 40 दिन का जो चिलाई कलान पीरियड है उसमें अभी थोड़ा टाइम बचा है, मगर चिलाई कलान जैसी सर्दी लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर पूरे इक़दाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोगों ने खुद को सर्दी से बचने के लिए भी इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी फरिश्ता। गौहर, और एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, उनके मुताबिक अगले जो 7 दिन हैं उनमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में कितनी कमी दर्ज की जा सकती है, क्या कुछ कहना था उनका?
बिल्कुल उनका कहना यह है कि अगले जो 4-5 दिन है, जब तक यहाँ पर मौसम खराब ना हो, जैसे ही यहाँ पर मौसम खराब रहेगा, यहाँ पर जो बर्फबारी होगी तब यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर अप हो जाता है। फिर मगर फिलहाल जितने टाइम यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, दिन में धूप रहेगी और रात में जो आसमान में तारे निकलते, उस हवाले से यहाँ पर हवाएं तेज ज्यादा चलती हो। और -4 ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर बात करें हो चुका है, तो -7 या 8 तक भी यहाँ पर उनका कहना टेम्परेचर रह सकता है। मगर 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर मौसम खराब रहने की कोशिश की है और बाकी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मगर बालाई इलाके जो वहाँ पर दिसंबर की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी बर्फबारी होती है। अगर इस वक्त हम बात करें तो जो गुलमर्ग का अपर पहाड़ी या सनशाइन पीक है, वहाँ पर इस वक्त पुरानी बर्फ थोड़ी मौजूद है। उस हवाले से वहाँ पर काफी इर्द गिर्द जो गुलमर्ग के एरिया है या बारामूला के एरिया है, वहाँ पर जो शाम को हवा लहरें उठती है उस बर्फबारी से, तो काफी ठंड महसूस करते हैं और टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो महकमे मौसम की पिछले के मुताबिक जो 2 और 3 दिसंबर को बर्फबारी रहेगी, अगर तब तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन जो होता रहेगा, यहाँ पर -8 तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगर कुछ यहाँ पर बर्फबारी होगी तो फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है। जी फरिश्ता। और गौहर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि मौसम सरमा है, आगाज हो चुका है, तो सयाहों का कितना फ्लो देखने को मिल रहा है? टूरिस्ट कितने फ्लो, क्या उनकी तादाद बढ़ रही है या घट रही है? हम इस वक्त बात करें यहाँ पर मशहूर सैफुजा मुकाम में बारामूला की बात करूँगा, गुलमर्ग की बात करूँगा, जो यहाँ पर लास्ट टाइम नवंबर में बर्फबारी हुई थी अपर और सनशाइन पीक में, उस हवाले से यहाँ पर टूरिस्ट का कुछ रश तो बढ़ा हुआ था। मगर इस पर अगर बात करें तो टूरिस्ट का रश कम ही है, मगर फिर भी 10-20% के दरमियान जो रोज़ है वो टूरिस्ट गुलमर्ग की ओर आते हैं। वहाँ पर वो गंडोला के जरिए जो वहाँ पर अपर पहाड़ी पर जाते हैं, कुमडोरी की पहाड़ी पर जाते हैं, वहाँ पर वो स्नो में एंजॉय करते हैं, क्योंकि पुरानी बर्फ वहाँ पर मौजूद है। और आने वाले दिनों में अगर 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पर बर्फबारी फिर से हुई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैसेज जाएगी, यहाँ पर कश्मीर वादी में बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग में बर्फबारी, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। और आने वाले दिनों में ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट का रश बढ़ सकता है। और यहाँ के लोग भी, अगर लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर जो है वो भी खुश है। अगर यहाँ पर बर्फबारी होगी तो टूरिस्ट का रश बढ़ेगा, उनका कारोबार भी बढ़ेगा। जी फरिश्ता। वहीं पे सबा, आपसे जानना चाहूंगी कि कोहरा किस हद तक गांदरबल में जमा होता है सुबह की, अगर हम बात करें सुबह के वक्त की? बिल्कुल, अभी अगर हम बात करें जैसे कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और जैसे ही रात में माइनस में टेम्परेचर जाता है, हम देखते हैं कि अगर जो पानी वानी वगैरह कहीं पर होता है और फ्रीज होने लगता है। और खास तौर पर अगर हम रोड की बात करें, वहाँ पर अगर पानी होगा तो वहाँ पर कोहरा जो है वो लगने लगता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें तब देखने के लिए मिलती है जब माइनस में टेम्परेचर जाता है। हालांकि ये चीज़ें हम ज़्यादातर चिले कलान में देखते हैं, जो कि 21 दिसंबर से शुरू होगा। लेकिन इस साल जैसे कि हम जानते हैं सर्दियों की शिद्दत में पहले ही से ही हमें इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें इस तरीके की चीजें जो है देखने के लिए मिलती है। खासतौर पर अगर मैं जिला गांधरबल की बात करूं और वहां पर जो सोनमर्ग का इलाका है और सोनमर्ग के आसपास के जो इलाके हैं, जोजिला पास है, जहां पर परसों -16 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो जहां पहुंचा था, तो यकीनन ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। और खासतौर पर अगर हम जब कोहरे लगने की बात करते हैं तो वो लोग जो सुबह सवेरे अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेकर, तो उनको काफी ज्यादा संभल के चलने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरीके से हम देखते हैं कि गाड़ी में जो फिसलन है वो ज्यादा पैदा हो जाती है, गाड़ी फिसलने लगती है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा देर से जो है अपने घरों से निकले, ज्यादा सवेरे जो है वो अपने घरों से ना निकले जहां पर इस तरीके का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सर्दियों ने अब जो दस्तक है वो दे दी है और अब हम की शिद्दत में हमें इजाफा देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर में और ज्यादा गिरावट जो है वो नजर आ सकती है। जी फर्श। गौहर, आपसे आखिर में एक अहम सवाल जानना चाहूँगी, वो ये है कि इस शदीद सर्दी में लोग कैसे शदीद सर्दी का मुकाबला करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? और साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ख़ास किस्म की सब्जियां होती है जिसको हम हॉक्सन भी बोलते हैं कश्मीरी में, उनको कैसे कंज्यूम किया जाता है, कैसे वो सर्दियों के लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल आपको बताया चले कि यहाँ पर जो विंटर का हार्श पीरियड होता है, तो इस हवाले से यहाँ पर लोग जो सर्दी से बचने के लिए पहले ही सबसे यहाँ पर जो अहम जो गर्मी का जरिया है वो कांगड़ी होती है, उसमें उसके जरिए यहाँ पर जो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं लोग। दूसरा का यहाँ पर जो कि ट्रेडिशनल वेयर है फेरन, वो फेरन पहन के विंटर्स में यहाँ पर हर एक आदमी जो है वो फेरन पहन के दिया, क्योंकि फेरन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कपड़ा है जो बिल्कुल जिससे यहाँ पर लोग सर्दी महसूस नहीं करते हैं। तो दूसरी तरीके से यहाँ पर अगर जो हमाम्स होते हैं वहाँ पर उनको जलाने की कोशिश कर जाते हैं, जो बुखारियाँ होती है लकड़ी की वो जलाने की कोशिश। हालांकि विंटर्स में जो है यहाँ पर
इलेक्ट्रिसिटी कम ही रहती है, उस हवाले से जो इलेक्ट्रिक बुखारियाँ होती है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है वो कम ही यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कोयले की बुखारी जो उसका यूज़ करते हैं। और दूसरा आपने बात की कि खाने पीने की बात, अगर हम यहाँ पर जो समर्स की बात करें, जितने भी यहाँ पर लोग सब्जियाँ यहाँ पर उगाते हैं, अगर हम उनमें बात करें बैंगन की सब्जी या टमाटर की सब्जी है या और जो यहाँ पल्सेस वल्सेस है जो दालें होती है उनको यहाँ पर रखा जाता है विंटर्स के लिए। बैंगन की जो सब्जी है उसको सुखाया जाता है, टमाटर की सब्जी है उसको सुखाया जाता है, जो यहाँ पर कद्दू होता है उसकी सब्जी जो है वो सुखाई जाती है, तो वो विंटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अच्छी तरीके से यहाँ टर्फ में जो वो उनको खाया जाता है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर सब्जी की थोड़ी सी कमी रहती है, तो उस हवाले से उन जो हक्सुन बोलते हैं कश्मीर में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो कश्मीरी यहाँ पर लोग हैं वो कश्मीरी जो फेवरेट डिश है यहाँ पर हरीसा जो है वो विंटर्स में बनता है, और सुबह ब्रेकफास्ट में यहाँ पर लोग जो कश्मीरी हरीसा है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो खाने में बहुत गर्म होता है, वो बॉडी को गर्म रखता है, तो वो यहाँ पर एक अहम डिश है जो यहाँ पर विंटर्स में यहाँ पर सर्व किया जाता है, और वो सुबह ब्रेकफास्ट में किया जाता है। और बाकी भी बहुत सारे हक्सिन है जिनका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। और लोग यहाँ पर जो है सर्दी से बचने के लिए काफी जो गर्म मलबूस आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए। और जो हमाम्स है यहाँ पर हर एक घर जो यहाँ पर है, कहीं ना कहीं लोग अब हमाम उसमें हर घर में बनाते हैं जिसमें लकड़ियां डालते हैं, और वो एक कमरा होता है उससे उसमें यहाँ पर अपने आप को गर्म करते हैं। तो हर तरीके की जो यहाँ पर कोशिश है वो विंटर्स में, इन हार्श विंटर्स पीरियड्स में वो बचने की कोशिश की जाती है। जी फरिश्ता, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबा अंसारी और गौहर मलिक। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने तैनात किए 22 ऑब्जर्वर्स। जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाना मकसद, जगह जगह कांग्रेस की तरफ से खास प्रोग्राम, कांग्रेस लीडरान और कारकुनान हुए शामिल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए 22 ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं। इसका मकसद जमीनी सतह पर पार्टी की हालात का जायजा लेना है। दिन भर कई सीनियर कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने ऑब्जर्वर्स से मुलाकात करके मकामी मसाइल, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉज और सजेशंस शेयर किए। ऑब्जर्वर्स ने मुख्तलिफ जिलों के लीडरान के साथ तफसीली बातचीत की और फीडबैक इकट्ठा भी किया। देश की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में एक त्याग और बलिदान रहा है, और उसी के रास्ते पर चलती हुई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट चोरी करके जो हमारे हिंदुस्तान की आम जनता के साथ जो अन्याय कर रही है बीजेपी की सरकार, और उनके अधिकार छीनने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की मंशा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत संगठन कांग्रेस का बने, जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों की यहाँ की लड़ाई लड़ सके, उनके अधिकार दिला सके। कांग्रेस पार्टी डोडा जिला में अपनी तंजीमी सृजन अभियान के तहत पार्टी को मजबूत बनाने और जमीनी सतह पर मजबूत करने का काम कर रही है। इस जिले में नए जिला सदर के इंतखाब की जिम्मेदारी साबिक AICC सेक्रेटरी प्रकाश जोशी को दी गई है। उनके साथ सीनियर लीडरान रविंदर शर्मा, जगजीव लाल, बलवंत सिंह और शेख जफरुल्लाह मदद कर रहे हैं। तंजीमी सृजन अभियान का मकसद पार्टी को बूथ से लेकर जिला सतह तक मजबूत करना और डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और कैपेबल लीडर्स को जिम्मेदार पदों पर लाना है। इसके तहत ऑब्जर्वर्स कारकुनान और मकामी लोगों से बातचीत करके सजेशंस लेते हैं और शफाफ तरीके से इंतखाब करते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम होता है और एक 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम चर्चा नहीं होता। जो यूनिट्स हैं, उनकी जो कार्यकारिणी है, उसे दोबारा से पुनर्गठित किया जाए। अक्सर ये हो जाता है कि जब कोई जिला अध्यक्ष बनता है या जिला कमेटी बनती है, तो फिर अध्यक्ष बनने के बाद कमेटी में समय लगता है, फिर ब्लॉक कमेटियां वगैरह बनने में और ज़्यादा समय लग जाता है। तो पार्टी ने उस समय ये तय किया, 2-3 बातें उसमें बताऊंगा मैं। एक, जल्दी से जल्दी जिला अध्यक्षों की दोबारा से नियुक्ति हो। पार्टी के जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस हैं, उसमें इन कमेटियों का, ब्लॉक का और जिले की आवाज को उसमें शामिल की जाए कि उनकी भावनाएं क्या है। ऐसा ना हो कि ऊपर से ही निर्णय लेके थोप दिए जाएं, चाहे वो टिकटॉक के संबंध में हो, चाहे पार्टी के और मसले हों, उसमें उनको भी शामिल किया जाए।
बांडीपोरा जिले के टाउन हॉल में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कारकुनान का एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इस पहल का मकसद पार्टी को जमीनी सतह से मजबूत बनाना है। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस अमल में पार्टी कारकुनान से सजेशन लिए जा रहे हैं ताकि नए जिला कांग्रेस कमेटी सदर के नॉमिनेशन में मदद मिल सके। सहाफियों से गुफ्तगू में बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर सीताराम लांबा ने कहा कि चल रही काउंसलिंग प्रोसेस जिला सतह पर क़यादत के अमल को हमवार करने का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नजरिया अवाम तक अब पहुंच रहा है और कई लोग अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अमल के तहत हर जिले में ऐसे लीडर की पहचान की जाएगी जो पार्टी कारकुनान के साथ काम करे, पार्टी के नजरियात को समझे और आइन का इस्तेमाल करे और अमल भी। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खारगे ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 21 ऑब्जर्वर के अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में भी ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं जो डीसीसी सिलेक्शन प्रोसेस की निगरानी करेंगे। ऑब्जर्वर का काम है कि वो कारकुनान से मिले, उनकी राय और सजेशन इकट्ठा करें। संगठन सृजन नए तरीके से लोगों की राय से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने और ऐसा व्यक्ति बने जो कांग्रेस विचार को मानता है और लोगों के साथ खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो पहचानता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको पहचानते हैं। ऐसे लीडर की तलाश में हम लोग हैं और आज ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है तो लोगों से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल रहे हैं। करना है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी डोडा जिला में अपने तंजीमी सृजन अभियान के तहत पार्टी को मजबूत बनाने और ज़मीनी सतह पर मजबूत करने का काम कर रही है। इस जिले में नए जिला सदर के इंतखाब की जिम्मेदारी साबिक AICC सेक्रेटरी प्रकाश जोशी को दी गई है। उनके साथ सीनियर लीडरान रविंदर शर्मा, जगजीव लाल, बलवंत सिंह और शेख जफरुल्लाह मदद कर रहे हैं। तंजीमी सृजन अभियान का मकसद पार्टी को बूथ से लेकर जिला सतह तक मजबूत करना और डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और केपेबल लीडर्स को जिम्मेदार पदों पर लाना है। वहीं पर आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से खास प्रोग्राम कांग्रेस लीडरान और कारकुनान हुए शामिल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए 22 ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं, जिसका मकसद जमीनी सतह पर पार्टी की हालात का जायजा लेना है। दिन भर कई सीनियर कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने ऑब्जर्वर्स से मुलाकात करके मकामी मसाइल, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉज और सजेशंस शेयर किए। ऑब्जर्वर्स ने मुख्तलिफ जिलों के लीडरान के साथ तफसीली बातचीत की और फीडबैक भी इकट्ठा किए। ये कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ, रूट से मजबूत करना है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, आपको बताते चले जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस ने तैनात किए हैं 22 ऑब्जर्वर्स। तफसीलात के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं और वाहिद मकबूल जुड़ चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहूँगी कि आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ कहना था उनका अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल, देखिए प्रकाश जोशी जो यहाँ पे खुद आए थे, जो ऑब्जर्वर चुने गए हैं, खास करके हम जिला डोडा की बात करें, यहाँ पे आज दोपहर को पहुंचे और ये जो है काफी सारे वर्कर्स से बातचीत हुई और ये उनने बताया जब मीडिया के साथ वो मिले और पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इससे पहले की अगर हम बात करें, कुछ बरसों पहले जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी को खड़ा किया था और कई सारे कदावर लीडर जो है उन्होंने इस पार्टी को छोड़ के उनको ज्वाइन किया था, यानी कि आजाद पार्टी को ज्वाइन किया था जब गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी चुनी थी। पर आज हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टी को एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद पार्टी को फिर से छोड़ के फिर से इस पार्टी में चले गए, जिसमें एक नामी करामी एक शख्सियत है अब्दुल मजीद वानी, जो यहाँ से कई सारी बार जीत के भी गए हैं और
यहाँ से मिनिस्टर भी बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के R&B के। तो इस बार हमने देखा कि जब वो आज यहाँ पे खुद पहुंचे ऑब्जर्वर और उनसे मुलाकात हुई और उनका मानना है कि पार्टी को किस तरह से खड़ा करना है। लगभग 12 ब्लॉक्स में वो जाएंगे, 12 ब्लॉक्स में वो लोगों से मिलेंगे और लोगों के साथ खिताब करेंगे, मीटिंग्स लेंगे और मीटिंग्स में जाने की कोशिश करेंगे आखिर जो पार्टी को छोड़ के लोग गए थे वो किस वजूहत पे गए थे और पार्टी को मजबूत किस लेवल पे करना हो। क्योंकि जब आज वो यहाँ पहुंचे, जो भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पे हुआ करती थी वो भीड़ हमें बहुत कम देखने को मिले और कई सारे मीडिया के सवाल भी उनके सामने रखे गए, मगर सवालों का जवाब उनने बहुत कम दिया और बताया कि ये आप और किसी से सवाल का जवाब मांगे। क्योंकि जिस तरह से नगरोटा के अंदर अलायंस के ऊपर जिस तरह से इलेक्शन वहां पे हुए थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस अगर चाहेगी वहां पे इलेक्शन लड़ना तो वो लड़ सकती है। वही सवाल आज हमने इनसे पूछा, अगर अलायंस वहां पे था तो आपकी पार्टी क्या मजबूत नहीं थी, आपने अपना कैंडिडेट वहां पे क्यों नहीं खड़ा किया? तो इस सवाल से उन्होंने अपना मुंह मोड़ दिया। इससे अब साबित ये होता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो आस्ता आस्ता जो है नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। जी वाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि जगह जगह कांग्रेस की तरफ से खास प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है, क्या कुछ मकसद हो सकता है इनका जगह जगह अपने प्रोग्राम्स के लिए? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार मीटिंग्स में जुट चुके हैं, क्योंकि हमने देखा ये चाहते हैं कि जो बुनियादी सतह पर जो है पार्टी को उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ बूथ लेवल्स के जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स उनके होते हैं उनको किस तरह से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि पार्टी की इस वक्त ये कोशिश है कि बुनियादी सतह पर जो आम वर्कर्स है उन तक किस तरह से पहुंचाया जा सके। और हमने देखा कि कल से ही जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और साथ ही साथ लगातार यहाँ पे मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो संगठन उनका यहाँ पे चल रहा था तो किस तरह से आज उन्होंने किस तरह से वर्कर्स के साथ मीटिंग की और हमने देखा कहीं बंद कमरों में भी इस तरह की जो मीटिंग्स है वो देखने को मिली। और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि वो चाहते हैं कि बुनियादी सतह पर ये जो आम वर्कर है जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक पहुंचना है। और साथ ही साथ आज या कल की जो हम मीटिंग से अगर बात करें तो लगातार 2 दिन से बांडीपोरा में इस तरह की जो कांग्रेस मीटिंग्स है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा अब जो ये मीटिंग है ये सरहद तहसील गुरी जो दूर दराज इलाका है वहां पे होने जा रही है। इसके अलावा जो सुमल सोनावारी का इलाका है वहां पे भी इस तरह की जो मीटिंग्स है उसका आयोजन वो किया जाएगा। बुनियादी सतह पर जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो कांग्रेस है वो मुख्तलिफ हम कह सकते हैं 2 हिस्सों में बढ़ गई है। आपसी उनमें कुछ रंजिशें पाई जा रही है, लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो है पहले जो कांग्रेस यहाँ पे नजर आ रही थी अब इस तरह की जो है कांग्रेस वो नजर नहीं आ रही है। हमने देखा कि बांडीपोरा में ही अगर हम बात करें तो 2 जगह पर अलग अलग यहाँ पे इस तरह के जो प्रोग्राम्स हुए, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ है, वही एक पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो दूसरी पार्टी के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि हर जी बताइए आप भाई जी, मैं सुन रही हूँ आपको, आप बताइए। इस तरह के हमें ये साफ जाहिर होता है कि उनमें आपसी जो रंजिश है वो लगातार जारी है। यही वजह है कि अब जिस तरह से जो यहाँ पे आज हमने देखा कि राहुल उनकी जो आदेश पे जिस तरह से अब कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने की यानी जिंदा करने की कोशिश की जाती है, जो पुरानी कांग्रेस है उनको यहाँ पे ढूंढा जाता है, कितने पुराने जो कांग्रेस है उनको यहाँ पे जोड़ा, अलग अलग उनके साथ मीटिंग्स की जाती है। तो लगातार ये कोशिश है कि जो आम वर्कर है या जो बुनियादी सतह पर जो है इसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। हमने देखा कि इस तरह अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो यहाँ पे जो गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दरमियान, उसके बाद ही कांग्रेस का यहाँ पे एमएलए चुन के आया था, लेकिन कुछ लोग इससे भी मुखालिफ हुए हैं अब, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस दौरान यहाँ पे उनका साथ दिया था, लेकिन आज अगर हम देखें तो उस तरह की जो तामीर तरक्की बांडीपोरा में नहीं हो रही है। और साथ ही साथ उस दौरान जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ कि आप कांग्रेस के हक में वोट दीजिए, उसके बाद आज इसके बरक्स यहाँ पे जमीनी सतह पर जो हकायक है वो कुछ मुख्तलिफ ही नजर आ रहा है। जी वसीम, आपसे जानना चाहूंगी जो ये 22 ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं आज, इनका क्या कुछ काम रहा है और साथ ही में क्या इन जो भी ये माफ कीजिएगा जो भी ये प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है कांग्रेस के हवाले से, इसमें क्या किसी लीडरान और कारकुनानों की भी शमूलियत देखने को मिली? देखिए इसमें मैंने पहले कहा कि कदावर लीडर हमने देखे जो एक्स एमएलए रह चुके हैं या एक्स एमएलसी रह चुके हैं वो भी यहाँ पे देखेगा। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमने देखा कि इसमें इलेक्शन करवाए जाएंगे, इसमें लोगों से राय ली जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खास करके जिला डोडा की बात करूं
जो आज से पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शेख मुजीब, लगभग 7 साल उनको यहाँ पे हुए। डोडा और भदरवा के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। अब जो है वो नए कुछ चेहरों को मौका दिया जा रहा है। लगभग मैं देख रहा हूँ कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो इस दौड़ में है कि हमें कामयाब कीजिए और हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ओहदा दीजिए। इस दौड़ में हमने देखा कि कुछ गिले शिकवे भी लोगों को देखने को मिले और देखना होगा कि क्या किसका कौन साथ देता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ जिस फैमिली बैकग्राउंड जिसकी इस पार्टी के साथ रही है वही लोग चाहते हैं कि अपने आगे को या अपनी किसी फैमिली मेंबर को आगे इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हिस्सा यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना। और कई सारे लोगों के गिले शिकवे हमें इसको देखने को मिले। उनका मानना है कि जब शुरुआती तौर पे कांग्रेस बनी थी उस शुरुआती तौर में हम भी इसमें जो है वो शाना बशाना साथ थे और आज हमें पीछे किया जा रहा है। तो देख लो कि जब ये रिजल्ट सामने आता है कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा जी। तो प्रकाश जोशी के साथ कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो उनका साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं वसीम? देखिए इसमें अब्दुल मजीद वानी है, MLC नरेश गुप्ता जी हैं, शेख मुजीब हैं, कई सारे कदावर लीडर जो भदरवा या डोडा या दूर दराज फारफलंग एरिया से आज यहाँ पे आए, उनका साथ दिया और बताएं उनको कि जो 17 वार्ड में आपने जाना है उन 17 वार्ड में हम पहुंचेंगे। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ रहे, चाहे इलेक्शन के दौरान या किसी भी दिक्कत हो परेशानी हो उसमें हम साथ वो हमारे साथ रहे। तो जरूर आज अगर आप आ रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूम रहे हैं तो जरूर हम 17 जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में हमारा साथ होगा जी। वहीं पे वाहिद जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिन भर कई सीनियर कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने काफ़ी इलाकों का दौरा भी किया है, क्या ये जानना चाहते हैं कि क्या वो लोगों से वहां पर मिले और क्या कुछ मसाइलों पर बातचीत की गई उनसे? देखिए अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है और यहाँ पे जो MLA है वो कांग्रेस का ही है और साथ ही साथ जिस तरह से गठबंधन बन चुका था इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ आज भी बहुत सारे ऐसे गिले शिकवे यहाँ पे हुए क्योंकि कुछ लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे थे और उनका यही मानना था कि जिस तरह से इलेक्शन के दौरान उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए थे। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगातार यही कहा था कि आप कांग्रेस के हक में वोट दीजिए ताकि आपका जितने भी छोटे बड़े मसाइल है उनका फौरी तौर इजाला हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जीत की यहाँ पे दर्ज की और उसके साथ ही लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। उनका मानना था कि अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो मुकामी रिप्रेजेंटेटिव है MLA है वो वहाँ पे नहीं गया, जिसकी वजह से लोग चाहते थे जो संगठन यहाँ पे आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए थे, हम कह सकते थे कांग्रेस की तरफ से, उनका उन्होंने नोट्स में उन्होंने इस तरह के बहुत सारे मामला है बुलाए। उनसे वो गुजारिश करते थे कि वह आप उन दूर दराज इलाकों का आज खुद दौरा करें और वहाँ पे देखिए जमीनी सूरत हाल क्या है और लोगों से आज खुद मिले और वहाँ पे से किस तरह से लोगों ने उनके साथ अपनी बातचीत रखी। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे वहाँ पे उठाए गए और उसके बाद ही जो बंद कमरा है वहाँ पे उनको बुलाया गया और साथ ही साथ उनके साथ बैठक की गई और यकीनी तौर पर ये जो पूरा फैसला था आज हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी मीटिंग्स वो भी उनका इनकाद यहाँ पे किया गया था। और साथ ही साथ हालांकि आप बांडीपुरा में मुख्तलिफ जो कांग्रेस के दो जो ग्रुप्स है हम कह सकते हैं वहाँ पे वो देखे गए क्योंकि एक जो हम कह सकते हैं सिटिंग MLA है उसका एक अलग ग्रुप था और दूसरा जो पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मुश्ताक अहमद उसका एक दूसरा ग्रुप था। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी जो रिवाइवल है वो लगातार जारी है और साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ आज भी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो है जो बातें की और साथ ही साथ जो लोग थे वो यही मुतालबा कर रहे थे कि या जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको देनी चाहिए जो ईमानदार हो, काबिल हो, जो लोगों की खिदमत में काम करें, जो लोगों की काम करें, जो दूर दराज जो इलाके हैं वहां तक पहुंचे। तो लगातार इस तरह के जो उन्होंने जो नोट्स में अपनी मामला इस तरह के थे वो लाए और साथ ही साथ जो वहां पे संगठन आए थे उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको यकीन दिलाया कि उनकी जो हम जो मांग है और साथ ही साथ जो वो चाहते हैं वो आला जो काम है उन तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ उनके जितने भी छोटे बड़े मसाइल हैं या पार्टी के हवाले से या बुनियादी जो इनफरादी मसाइल हैं उनको तो वो जरूर हल होंगे। जी आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद और वसीम।